हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएस टीजीटी साइंस के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को। तो जो केवीएस का एग्ज़ाम था वो 2 एग्ज़ाम हुए थे। एक तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ था और दूसरा जो एग्ज़ाम था वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम हुआ था। तो आज की इस क्लास में हम जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी साइंस के लिए, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, एक्स एंड वाई आर आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट ए, एक्स एंड वाई हैव। अब देखो यहाँ पर आपको कोई एलिमेंट दिया है ए और इसके आइसोटॉप्स बता दिए, आपको क्या बताए हैं, एक आइसोटॉप्स इसका एक्स है और दूसरा आइसोटॉप इसका वाई है। तो इसने ये पूछा है इसकी प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग। देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं। फर्स्ट आपको दिया है कि जो एक्स और वाई है यानी कि जो आइसोटॉप्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होगी। सेकंड ऑप्शन आपको दिया है डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी। थर्ड आपको दिया है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की एक्स और वाई में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। और फोर्थ आपको दिया है डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो देखो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर। तो देखो जैसे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हमने डिस्कस किए थे, कौन कौन से होते हैं, ये प्रोटियम 1H1 क्या होता है प्रोटियम, फिर क्या होता है ये 2H1 ड्यूटीरियम और फिर इसी तरह से क्या होता है ये ट्रीटियम। तो देखो अब इनका जो एटॉमिक नंबर है वो तो क्या है सेम है तीनों का, बट यहाँ पर जो मास नंबर है वो क्या है भाई, तीनों का डिफरेंट है। तो अब देखो यहाँ पर अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। क्योंकि जो भी एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और वहाँ पर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट न्यूट्रॉन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। न्यूट्रॉन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मास नंबर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 है, तो इसके केस में प्रोटॉन कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1 माइनस 1 इज़ 0। तो यानी कि प्रोटियम के पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो कितने हैं भाई, 0 है। ऐसे ही देखो ड्यूटेरियम के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, मास नंबर क्या है इसका भाई 2। 2 में से जब 1 माइनस करोगे, प्रोटॉन कितने हैं इसके पास 1, तो 2 माइनस 1 इज़ 1। तो यानी कि ड्यूटेरियम के पास जो न्यूट्रॉन है वो कितने हैं भाई 1 है। ऐसे ही देखो ट्रीटियम, तो ट्रीटियम के पास क्या हो जाएगा, मास नंबर माइनस प्रोटॉन, मास क्या है भाई 3 और प्रोटॉन कितने हैं 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 इज़ 2। तो देखो इनके पास क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो आपको ये ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3, जिसमें आपको क्या बताया है कि यहाँ पर क्या होगा भाई, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 3। तो देखो जो ये वाला क्वेश्चन है, अभी हमने जो एनवीएस के पीवाईक्यू क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, अभी जो एग्जाम हुआ था 2022 में, उसके जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस किया था वहाँ पर भी इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। इस वाले क्वेश्चन पेपर में आप देखना कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन ना एक जैसे लगेंगे, थोड़ा बहुत उनमें चेंजेस है, बट आपने अगर वहाँ पे वो वाले क्वेश्चंस किए तो आप इजीली यहाँ पे उन क्वेश्चंस को कर सकते हो सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखो क्या दिया है कि इन केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन हो रही है x प्लस वाई, ठीक है, और मिलकर क्या बनाया उन्होंने, z बना लिया। अब इस रिएक्शन के रिगार्डिंग देखो कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो फर्स्ट आपको दिया है कि x एंड y आर एलिमेंट्स ओनली, कि x और y क्या है, सिर्फ एलिमेंट्स हो सकते हैं, एंड z इज कंपाउंड, और z क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। सेकंड ऑप्शन आपको दिया है कि x y एंड z आर एलिमेंट्स, की ये तीनों ही क्या है, एलिमेंट्स हैं। और थर्ड ऑप्शन आपको दिया है x एंड y मे बी एलिमेंट्स और कंपाउंड, की x और y एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और ये कंपाउंड भी हो सकते हैं, बट z इज कंपाउंड, z क्या होगा, कंपाउंड होगा। एंड फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है x एंड y मे बी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स बट z इज एलिमेंट। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी सेम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अपनी वीडियो में। तो देखो क्या होगा यहाँ पर x और y के लिए जो दे रखा है, अब देखो ये कौन सी रिएक्शन है यहाँ पर, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है भाई, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, दो एलिमेंट्स या तो आपस में कंबाइन करके क्या करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं, या फिर एक एलिमेंट एक कंपाउंड रिएक्शन करके क्या करते हैं, कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो z एलिमेंट तो हो नहीं सकता, तो जिस भी ऑप्शन में आपको z एलिमेंट दिया है वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर 2 कट हो गया और ऑप्शन नंबर 4 भी कट हो गया। अब बचे यहाँ पर देखो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन। तो z तो कंपाउंड ही आएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में जब कंबाइन होते हैं तो क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, या फिर एक एलिमेंट या फिर कंपाउंड कंबाइन होगा तो भी कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो यानी कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये थोड़ा इनकरेक्ट बनेगा। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर बनेगा वो क्या आएगा भी, ऑप्शन नंबर 3, कि एक्स एंड वाई मे बी एलिमेंट्स, की एक्स और वाई एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया
ये क्या है यहाँ पर देखो H2 प्लस O2, ये क्या है एलिमेंट है और इन्होंने रिएक्शन करके क्या कर लिया H2O बना लिया, ठीक है? और इसी तरह से यहाँ पर देखो मीथेन है, मीथेन का जब आप ऑक्सीडेशन करते हो तो यहाँ पर क्या है ये कंपाउंड है और ये क्या है एलिमेंट है, तो एलिमेंट प्लस कंपाउंड भी रिएक्शन करके क्या करते हैं भई कंपाउंड का फॉर्मेशन ही करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा भई ऑप्शन नंबर 3 कि एक्स और वाई दोनों एलिमेंट भी हो सकते हैं, ये कंपाउंड भी हो सकते हैं बट ज़ेड क्या होगा कंपाउंड ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द मास परसेंटेज आर ऑफ सल्फर इन सल्फर डाइऑक्साइड? यहाँ पर देखो सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का मास परसेंटेज पूछा है, क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड का क्या है भई फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या होता है, तो वो क्या होता है SO2। अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्या पता होना चाहिए मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए इनका मास पता होना चाहिए। तो देखो सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 और इसका मास क्या बन जाएगा भाई 32। ऐसे ही ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम का जो मास सॉरी एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8 और इसका मास नंबर क्या होता है भाई 16। अब यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है देखो 2 है, तो 2 के लिए यहाँ पर जो ये मास बन जाएगा टोटल वो कितना आ जाएगा भाई 32। तो अब देखो किस तरह से हम मास परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। जिस भी एलिमेंट के लिए आपको मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है, उसके मास को आप ऊपर रखो, न्यूमरेटर में रखो। तो सल्फर के लिए कैलकुलेट करना है, तो सल्फर का देखो यहाँ पर मास क्या है भाई 32, एक ही एटम है ना इसका 32। अपॉन में क्या करना है आपको टोटल मास लेना है, यानी कि इस मॉलिक्यूल का पूरा और टोटल मास लेना है। तो देखो सल्फर का 32 और 2 ऑक्सीजन है, तो दोनों ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32, तो 32 प्लस 32 इज़ 64। तो यानी कि टोटल मास कितना हो गया अभी 64 और मल्टीप्लाई में क्या कर देना है आपको 100। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा 1 और 32 ज़ा कितना आ जाएगा भई 64। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा भई 50%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा भई ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू? देखो यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए और ये पूछा है कि इनमें से कौन-सा स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट आपको दिया है कि फोटोसिंथेसिस इज़ एन एंडोथर्मिक, कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है भई एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, व्हेयर एज़ रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो पहला ही स्टेटमेंट आपको ट्रू दिया है, करेक्ट दिया है। फोटोसिंथेसिस किसकी प्रेज़ेंस में होती है भई? सनलाइट की प्रेज़ेंस में होती है। अब वो सनलाइट से क्या करता है एनर्जी लेता है, तो इसका मतलब यहाँ पर जब भी हम क्या करते हैं देखो 2 प्रोसेस होती है, एक एंडो और एक एक्सो। एंडो का मतलब क्या होता है किसी भी रिएक्शन को करने के लिए जब हमें एनर्जी को प्रोवाइड करना पड़ता है, यानी कि बाहर से जब हम एनर्जी को देते हैं, दैट रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक। और दूसरे टाइप की रिएक्शन कौन सी है भाई एक्सोथर्मिक। तो एक्सो का मतलब क्या होता है एग्जिट। एक्सो का मतलब क्या है भाई एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर निकलना, एंडो मतलब एंटर, एंटर मतलब अंदर देना। तो एक्सो एग्जिट हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई रिएक्शन होगी तो उस रिएक्शन में से बाहर एनर्जी निकलेगी। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो इसमें देखो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट जो होता है वो एनर्जी देने का काम करता है और इस तरह से ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। और सेकंड जो आपको दिया है रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन में देखो क्या होता है, जब भी हम फूड का इंटेक करते हैं, यानी कि जो फूड होता है वो स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन होता है, यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और फिर हमें उससे क्या मिलती है, यानी कि फूड का इंटेक करने से हमें क्या मिलती है भई, डाइजेशन होने से क्या होता है, एनर्जी मिलती है काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एनर्जी हमें मिल रही है फूड से, तो ये कैसे टाइप की रिएक्शन हो जाएगी भई, एक्ज़ोथर्मिक हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ फाउंड दैट द अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ आयरन। ये देखो यहाँ पर आयरन के 3 आइसोटोप्स दिए हैं और उनकी परसेंटेज भी दी है कि इतने परसेंटेज ये अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। तो एटॉमिक मास बताना है आपको आयरन का क्या मिलेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो आपको क्या करना है, जो भी उसका एटॉमिक मास है उसको उसकी अबंडेंस से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और इन सबको ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय 100 और जो भी सॉल्व करके आएगा वो क्या होता है उसका एवरेज एटॉमिक मास आ जाता है। तो देखो यहाँ पर इस केस में कैसे करेंगे आयरन के केस के लिए, देखो फर्स्ट वाले इसका देखो जिसका 54 आपको मास नंबर दिया है, तो 54 मल्टीप्लाई में इसकी परसेंटेज कितनी दी है अबंडेंस 5, तो 54 इंटू 5 प्लस सेकंड जो आपको आइसोटोप दिया है इसका वो कितना दिया है 56 मास नंबर और अबंडेंस कितनी दी है इसकी, यानी अबंडेंस का मतलब है कि कितना मिलता है ये, तो इसके लिए कितना है भाई 90 प्लस में। फिर जो थर्ड आइसोटोप दिया है इसका मास कितना दिया है भाई 57 और इसकी जो नेचुरल अबंडेंस है वो कितनी दी है 5 और इन सबको क्या कर दिया आपने देखो ऐड कर दिया और डिवाइडेड बाय 100। जब आप इसे सॉल्व करोगे और सॉल्व करके जब आप इसका आंसर कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ये आंसर आएगा 55.95। तो यानी कि आयरन का जो एवरेज एटॉमिक मास आया है वो कितना आया है भाई 55.95 आया है। तो यही क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। देखो यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेट, यहाँ पर देखो ये कॉम्बिनेशन में दिया है ना आंसर, तो यानी कि कौन सा सेट ऑफ स्टेटमेंट करेक्ट दिया है।
तो देखो रिडक्शन होता क्या है? अगर बात करें रिडक्शन की, तो रिडक्शन क्या होता है? सबसे पहली बात तो रिडक्शन होता है, अगर इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बात करें तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। इसी तरह से रिडक्शन और क्या होता है? ऑक्सीजन का रिमूवल, यानी कि ऑक्सीजन क्या हो रही है भई? रिमूव हो रही है। उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन के टर्म्स में बात करें, हाइड्रोजन एटम के टर्म्स में बात करें, तो यानी कि जहाँ पर भी हाइड्रोजन क्या होती है? ऐड हो रही होती है, वो क्या होता है? रिडक्शन। तो ये 3 टर्म्स है, आपको इनसे ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, या फिर वहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, या फिर हाइड्रोजन ऐड हो रही है। तीनों ही क्या है भई? रिडक्शन की डेफिनेशन है। तो देखो फर्स्ट आपको दिया ऑक्सीजन इज़ रिमूव फ्रॉम द सब्सटेंस, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अभी मैंने बताया कि रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन रिमूव होती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट आपको दिया है कि हाइड्रोजन इज़ एडेड टू द सब्सटेंस। हाइड्रोजन क्या होती है भई? ऐड होती है। हाइड्रोजन के एडिशन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं, तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड आपको दिया है देयर इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही स्टेटमेंट क्या है भई? इनकरेक्ट है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्या होता है भई? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो अब जिस भी ऑप्शन में आपको सी दिया है वो कट कर दो। तो देखो फर्स्ट कट हो गया, थर्ड कट हो गया, फोर्थ भी कट हो गया। क्या बच गया? सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 बच गया, तो यही क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फास्फोरस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर देखो फास्फोरस के लिए एक रिएक्शन दी है, और फास्फोरस के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि फास्फोरस रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज़ हो रहा है, या फिर फास्फोरस ऑक्सीडाइज़ भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। और फिर फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है कि ना तो ये ऑक्सीडाइज़ हो रहा है, ना ही रिड्यूस हो रहा है। तो देखो आप इसे ऑक्सीडेशन नंबर से ईज़िली पता कर सकते हो कि ये ऑक्सीडाइज़ हो रहा है, या फिर रिड्यूस हो रहा है, या फिर दोनों हो रहा है, या फिर दोनों ही नहीं हो रहे हैं। तो देखो एलिमेंटल स्टेट में किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। तो जो यहाँ पर फास्फोरस दे रखा है, ये क्या है भई? यहाँ पर अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है? फास्फोरस से ये रिएक्शन करके देखो 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं फास्फोरस के। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और साथ में देखो यहाँ पर क्या दिया है? अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है ना जिसमें फास्फोरस है। तो एक तो बन रहा है ये वाला, तो इसमें देखो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, तो देखो पोटेशियम के लिए क्या आ जाएगा? +1, प्लस में हाइड्रोजन के लिए क्या आ जाएगा? 1, और 2 हाइड्रोजन है तो कितना आ जाएगा? +2। फिर फास्फोरस के लिए हमने क्या रखा? x रख दिया। प्लस में एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? -2, तो 2 पे कितना हो जाएगा यहाँ पर? -4। तो यानी कि यहाँ पर ये कितना आ जाएगा भई? -4, और इक्वल्स टू में ये देखो न्यूट्रल है ना, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भई? देखो ये 4 इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या है? देखो ये दोनों 2 + 1 इज़ 3, ये प्लस का 3 है, इस साइड आके क्या हो जाएगा? माइनस का, तो ये क्या आ जाएगा? x की वैल्यू +1 आ गई। तो यानी कि यहाँ पर इस कंपाउंड में जो फास्फोरस है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है भई? +1 आई है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देते हैं +1। अब pH3 में कैलकुलेट करते हैं इसी तरह से, तो देखो जब आप pH3 में कैलकुलेट करोगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या होगा? x तो लिखा किसके लिए? x तो लिखा किसके लिए? फास्फोरस के लिए प्लस। हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे भई? +3। एक हाइड्रोजन का क्या होता है? +1 होता है, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा? +3 इक्वल्स टू में 0, क्योंकि न्यूट्रल है ये, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भई? -3। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई? -3। तो आपने क्या देखा कि जो 0 है, 0 से +1 जा रहा है, यानी कि एक बार तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। और यहाँ पर क्या है? देखो 0 से -3 गया है, और एक बार ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है भई? डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये हम अब ईज़िली पता कर सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो देखो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होता है, तो वहाँ पे कौन-सी रिएक्शन हो रही होती है भई? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज़ हो रहा होता है। और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा होता है भई? डिक्रीज़ हो रहा होता है, तो वहाँ पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो देखो यहाँ पर क्या है? फास्फोरस ने क्या किया है? यहाँ पर +1 में गया है ना, तो +1 में गया है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है अभी? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो इसने क्या किया है यहाँ पर? ये ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है अभी? रिडक्शन हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन के अंदर जो फास्फोरस है उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ भी हुआ है, डिक्रीज़ भी हुआ है। इट मीन्स ये दोनों ही शो करता है, ऑक्सीडाइज़ भी हो रहा है और ये रिड्यूस भी हो रहा है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा अभी? ऑप्शन नंबर 3, फास्फोरस इज़ ऑक्सीडाइज़ एज़ वेल एज़ रिड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीता एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू मिल्क, कि नीता ने ना मिल्क के अंदर क्या किया है अभी? थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है। तो अब यहाँ पर देखो इसके रिगार्डिंग आपको असर्शन और रीजन दिया है, कि असर्शन में तो आपको क्या स्टेटमेंट दी है कि दिस मिल्क टेक्स लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड, कि ये वाला जो दूध है ना, मिल्क है, जिसमें हमने बेकिंग सोडा ऐड किया है, ये क्या करेगा? थोड़ा सा टाइम लगाएगा कर्ड सेट करने में, कर्ड बनाने में, दही बनाने में। ठीक है, और इसके लिए रीजन क्या दिया है कि बेकिंग सोडा मेक्स मिल्क स्लाइटली अल्कलाइन, कि जो बेकिंग सोडा होता है ना, वो क्या करता है? मिल्क को थोड़ा-सा
अल्कलाइन बना देता है। तो देखो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और इसके लिए जो एक्सप्लेनेशन दी है वो भी करेक्ट दी है। यानी कि इस असर्शन का यही एक्सप्लेनेशन बनेगा, तो इसके लिए जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। देखो जो मिल्क होता है वो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है और बेकिंग सोडा हमें पता है वो बेसिक होगा, तो यानी कि वहाँ पर वो क्या करता है, उसको जो उसका एसिडिक नेचर है उसको क्या करता है, थोड़ा-सा कम करता है। अब जब वो उसके उसके एसिडिक नेचर को कम करेगा तो यानी कि बेकिंग सोडा क्या हो गया, स्लाइटली बेकिंग सोडा ने क्या किया, मिल्क को स्लाइटली अल्कलाइन बना दिया। जब वो अल्कलाइन हो गया तो यानी कि उसको सेट होने में, यानी कि उसको कर्ड बनाने में, दही बनाने में क्या है भई, टाइम लगेगा। तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी क्या है भई, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन विद वाटर। देखो ये वाला क्वेश्चन भी हमने आई थिंक एनवीएस के एग्जाम में ये डिस्कस किया था, जो भी एनवीएस के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें और उसमें थोड़ा-सा चेंज है बस ऑप्शन में। ऑप्शन में मेटल्स के नाम अलग है, डिफरेंट है। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन सेम डिट्टो वैसा ही है। तो देखो फर्स्ट जो आपको दिया है वो दिया है ए में फर्स्ट देखो जो आपको दिया है वो क्या दिया है कि ए मेटल है। ए मेटल के लिए आपको आइडेंटिफाई करना है कि ए कौन-सी मेटल हो सकती है। ए के लिए आपको क्या बताया है कि रिएक्ट्स वॉलेंटली विद कोल्ड वाटर। तो देखो हमें पता है कि कौन-सी मेटल ऐसी होती है जो वाटर के साथ एकदम से विगरस रिएक्शन करती है। तो कौन-सी होती है भई? सोडियम और पोटेशियम होती है। तो यानी कि फर्स्ट जो है ए क्या आएगा यहाँ पर, सोडियम या फिर पोटेशियम आएगा। तो देखो यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट कर दो आप। आपको फिर ईज़ी होगा आंसर कैलकुलेट करने में, आंसर का पता लगाने में। तो देखो ए जो है सोडियम और पोटेशियम आपको सिर्फ फर्स्ट और 2 में दिए हैं। थर्ड में तो देखो आपको कैल्शियम दे दिया और फोर्थ में आपको मैग्नीशियम दे दिया। तो ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो जाएँगे भई, यहाँ से कट हो जाएँगे। तो यानी कि इन 2 में से ही कोई आंसर होगा। अब देखो बी के रिगार्डिंग आपको क्या दिया है कि बी फ्लोट्स ऑन वाटर आफ्टर रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन करने के बाद जो बी मेटल है ना वो क्या करता है भई, फ्लोट करता है। तो देखो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, कैल्शियम होगा। ये बी क्या आएगा भई, कैल्शियम मेटल आएगा। तो देखो कैल्शियम तो दोनों ही में ही बी दिया है, यानी कि फर्स्ट में भी और सेकंड में भी दोनों में ही कैल्शियम मेंशन है। सी देखो आपको क्या दिया है कि रिएक्ट विद स्टीम ओनली, कि जो सॉरी सी जो आपको दिया है वो क्या दिया है, रिएक्ट्स विद हॉट वाटर ओनली, कि जो सी मेटल है ना वो सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करती है। तो ये कौन सी मेटल होती है भई? ये मैग्नीशियम होती है जो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करती है। तो देखो मैग्नीशियम आपको कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर 2 में, तो यहीं से इसका आंसर हो गया। क्या आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2। बाकी भी हम एक बार देख लेते हैं। जो डी मेटल है वो क्या करती है, रिएक्ट्स विद स्टीम ओनली, कि वो सिर्फ़ किसके साथ रिएक्ट करती है भई, स्टीम के साथ करती है। तो स्टीम के साथ देखो कौन-कौन सी मेटल रिएक्ट कर सकती है, ये आप देखना। ये जो वहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ ना कि एनवीएस में क्वेश्चन दे रखा था, वहाँ पर ये ऑप्शन ही थोड़े से अलग थे। तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, आयरन आएगा। बट आयरन के अलावा जो स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं कौन-कौन हो सकता है, एल्यूमीनियम है, आयरन है और क्या है, ज़िंक है। तो ये भी ऑप्शन में आपको मिल सकते थे। फिर देखो ई आपको दिया है डज़ नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, कि जो ई मेटल है ना वो वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करता। तो इसमें क्या ऑप्शन हो सकते हैं, लेड हो सकता है, कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, देखो गोल्ड दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया अभी, ऑप्शन नंबर 2। सॉरी यहाँ पर आपको क्या दिया है, कॉपर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व, कि जब जिंक नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है ना तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है, इवॉल्व नहीं होती है। दिस इज बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ, ऐसा क्यों होता है? देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है मेटल की, कि मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं ना वो क्या करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और प्लस में क्या करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अब देखो ज़िंक भी क्या है, मेटल है, नाइट्रिक एसिड क्या है, एसिड है। तो यहाँ पर इसे क्या करना चाहिए था, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करनी चाहिए थी, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलनी चाहिए थी। बट वो बोल रहा है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। इसका रीज़न क्या है, देखो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है ना, जो रिलीज़ होती है वो क्या करती है भई, यहाँ पर फर्दर क्या कर देती है, ऑक्सीडेशन कर देती है। और जो हाइ H2 है वो किस में ऑक्सीडाइज़ हो जाता है, H2O में हो जाता है, यानी कि वो क्या कर लेता है, यहाँ पर वाटर बना लेता है। तो यहाँ पर देखो ये रिएक्शन होती कैसे है? ये रिएक्शन कैसे होगी, देखो जैसे ये ज़िंक मेटल है, प्लस में यहाँ पर ये क्या है, HNO3 लिया हमने, नाइट्रिक एसिड। इसकी रिएक्शन जब आपने कराई तो यहाँ पर ये क्या है, ज़िंक नाइट्रेट बनता है। ज़िंक ZnNO3 का ट्वाइस, प्लस में H2O और प्लस में क्या है यहाँ पर NO2 है। यहाँ पर क्या होता है भई, जब इसके साथ आप रिएक्शन करते हो ना मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड की, तो यहाँ पर क्या बनते हैं भई, नाइट्रेट आयन्स बनते हैं। वो जो नाइट्रेट आयन्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यानी कि H2 क्या बन गया भैया, अब यहाँ पर H2 का ऑक्सीडाइज़ होकर क्या बन गया, वाटर बन गया। और यहाँ पर क्या होता है, ये NO2 गैस बन जाती है। तो इसलिए अब ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये जो HNO3 है ना, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए ऐसा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Chaitanya puts the samples of aluminum, zinc, magnesium and iron separately in test tube containing dilute HCl.
hydrochloric acid. He puts some he puts thermometer in each test tube with which metal he is likely to record the highest rise in temperature. देखो क्या किया इसने, इसने 4 मेटल्स लिए हैं और चारों को क्या किया है, एक देखो ये 4 टेस्ट ट्यूब हो गई, ठीक है? इन चारों टेस्ट ट्यूब में क्या है, HCl है। चारों टेस्ट ट्यूब में क्या है भई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl रखा है उसने। और क्या किया है, इसके अंदर एल्यूमीनियम मेटल का सैंपल है, इसमें ज़िंक मेटल का, इसमें मैग्नीशियम का और इसमें आयरन का। और फिर क्या किया है, अब देखो आपने क्या पढ़ा है कि मेटल जब भी रिएक्शन करेगा एसिड के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। या हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, इट मीन्स वो कैसी रिएक्शन है, एक्ज़ोथर्मिक। अब वो एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर टेस्ट ट्यूब का क्या होगा, टेम्परेचर राइज़ हो जाएगा। टेम्परेचर ये टेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगी भई, गर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने थर्मामीटर को लगाया इन चारों टेस्ट ट्यूब के अंदर और फिर ये चेक करना है कि आपको किसके अंदर सबसे ज़्यादा राइज़ इन टेम्परेचर देखने को मिलेगा, यानी कि थर्मामीटर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर राइज़ किस में होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो देखो यहाँ पर जो आपको चारों मेटल्स दिए हैं, इनमें से जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, वो कौन-सी होती है भई, मैग्नीशियम होती है। ये आप ईज़िली रिएक्टिविटी सीरीज़ से देख सकते हो कि कौन-सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो मैग्नीशियम इन चारों मेटल्स में से क्या है भई, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यानी कि यही क्या करेगा यहाँ पर, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आएगा इसका थर्मामीटर में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिएक्शन ऑफ ए विद बी व्हिच इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन हाइली एक्सोथर्मिक, दिस रिएक्शन इज़ रेफर्ड एज़ थर्माइट रिएक्शन एंड यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्स। तो देखो इसमें क्या बताया है कि ए बी के साथ रिएक्शन करता है, ए क्या करता है, बी के साथ रिएक्शन करता है और ये रिएक्शन कैसी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है भई ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और डिस्प्लेसमेंट के साथ-साथ कैसी रिएक्शन है, हाइली एक्सोथर्मिक है, यानी कि इसमें से क्या होता है, हीट रिलीज़ होती है, हीट इवॉल्व होती है। और ये जो रिएक्शन है उसने रिएक्शन का नाम भी दे दिया है, थर्माइट रिएक्शन होती है। और ये जो थर्माइट रिएक्शन है कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स एंड क्रैक्स। तो देखो जहाँ पर भी थर्माइट रिएक्शन का नाम आता है या फिर थर्माइट रिएक्शन की बात होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन से ऑक्साइड की बात करेगा, यानी कि यहाँ पर ए और बी क्या हो सकते हैं फिर? वो क्या हो सकते हैं अभी, आयरन का ऑक्साइड हो सकता है यानी कि Fe2O3। और ये किसके साथ रिएक्शन करता है, एल्यूमीनियम के साथ रिएक्शन करता है और यहाँ पर ये क्या करता है, Fe प्लस में Al2O3। ये देखो हो गई ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर एल्यूमीनियम ने क्या किया है, इसको आयरन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया ना। तो यहाँ पर देखो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। वैसे भी आपको ध्यान रखनी है कि थर्माइट रिएक्शन क्या होती है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि थर्माइट रिएक्शन में कौन से ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं, कौन से मेटल के साथ कराते हैं, इस तरह से कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब देखो यहाँ पर ऑप्शन देख लो, किसमें आपको ये दिया है, आयरन का ऑक्साइड और एल्यूमीनियम। तो देखो आयरन का ऑक्साइड आपको 2 ऑप्शन में दिया है, सेकंड और थर्ड में, बट आपको एल्यूमीनियम जो है वो सिर्फ ओनली बी के लिए आपको जो सिर्फ एल्यूमीनियम है वो किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्यूमीनियम ऑक्साइड इज़, ये हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि एल्यूमीनियम का ऑक्साइड और जो ज़िंक का ऑक्साइड है ये कैसे नेचर का होता है भई, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जो दोनों तरह से बिहेव कर सकते हैं, यानी कि एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी। यानी कि जब एल्यूमीनियम ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये किसकी तरह एक्ट करता है, एसिड इन नेचर होता है ये। और जब एल्यूमीनियम ऑक्साइड को हम एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये बेस की तरह बिहेव करता है। तो यानी कि ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। ऐसी ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भई, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट फॉर होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। तो देखो होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या है, यानी कि उसमें जो CH2 पार्ट होता है ना कार्बन का, वो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, बाकी चेन क्या है, सेम रहती है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, ये क्या है, देखो CH3OH, ये क्या है यहाँ पर, ये मिथेनॉल है। 1 कार्बन का क्या हो गया, मिथ, और ये ऑल, तो मिथेनॉल बन गया। ऐसे देखो इसका जो होमोलोगस सीरीज बनेगा वो क्या बनेगा, CH3CH2OH। यहाँ पर देखो अब ये कितने कार्बन का बन गया, 2 का, यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस हुआ है, एक CH2 पार्ट इंक्रीज हुआ है। ऐसे देखो नेक्स्ट क्या बन जाएगा, CH3CH2CH2OH। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, ये तो पूरा पार्ट सेम है, एक और CH2 पार्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ऐसे चेन को, यानी कि ऐसी सिमिलरिटी को, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, एक CH2 पार्ट क्या होता रहता है भाई, इंक्रीज होता रहता है। तो इसी के रिगार्डिंग देखो यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और आइडेंटिफाई करना है। तो देखो क्या दिया है इसने, ये किसी की भी होमोलोगस सीरीज बन सकती है। ये देखो इस तरह से भी बन सकता है, CH3Cl, फिर यहाँ पर क्या हो सकता है, CH3CH2Cl। तो यानी कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ सकते हैं। तो देखो फर्स्ट जो आपको दिया है, क्या दिया है, फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑल मेंबर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, तो ये करेक्ट है। अभी देखो मैंने एग्जांपल से आपको समझाया, इसमें OH था, इसमें भी OH है, इसके पास भी OH है, तो सबके पास क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप है।
सेकंड दिया है आपको कि ऑल मेंबर्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये भी करेक्ट है। अब देखो ये अल्कोहल ही है सारे, तो ये क्या है? सेम ही प्रॉपर्टी शो करेंगे। नेक्स्ट आपको दिया है सी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ेज़ विद मॉलिक्यूलर मास, तो ये हमने बॉइलिंग पॉइंट वाले फैक्टर में पढ़ा था कि जैसे-जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या फिर जैसे-जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ होता है, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज़ होगी और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट दिया है। फोर्थ देखो डी जो ऑप्शन आपको दिया है, डी स्टेटमेंट जो आपको दिया है, ऑल मेंबर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये गलत है। देखो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे हो सकती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? एलिमेंट्स का मास है, ठीक है? मास हो गया, डेंसिटी हो गई, तो ये सब है। अब देखो यहाँ पर जैसे मास को ही ले लो, सबसे सिंपल यहाँ पे आप मास को ही देख लो। अगर एक प्रॉपर्टी भी डिफर आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। तो देखो मिथेनॉल का मास क्या होगा? कम होगा एज़ कम्पेयर टू इथेनॉल, प्रोपेनॉल का और ज़्यादा होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि सारे मेंबर्स की सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है। तो ये क्या हो गई? स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। फिर ई जो स्टेटमेंट आपको दिया है, क्या दिया है कि ऑल मेंबर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर मास। सेम मॉलिक्यूलर मास कहाँ से होगा? भई देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो सेम मास कहाँ से आ सकता है? सेम मास भी नहीं होगा और सेम ये बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं होगा। तो ये ई स्टेटमेंट भी क्या हो गया भई? रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट थी वो कौन-कौन सी थी? ए, बी, सी, और जो इनकरेक्ट है उसने क्या पूछा था? नॉट करेक्ट पूछा था ना, जो गलत स्टेटमेंट दी है, तो कौन-कौन सी है भई? डी और ई। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भई? ऑप्शन नंबर 2, जिसमें आपको क्या दिया है? डी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन और रीज़न दिया है यहाँ पर देखो, इसमें दिया है असर्शन में आपको दिया है कि C4H10 ये क्या है? ब्यूटेन है, ठीक है? इस तरह से ये C4H10 CH3 CH2 CH2 CH3, और फिर क्या दिया है? C5H12 दिया है, ऐसे ही ये क्या बन जाएगा यहाँ पर? CH3 CH2 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 और ये CH3। ये क्या है भई? पेंटेन है। और इसके लिए रीज़न क्या दिया, ये क्या बताया यहाँ पर कि ब्यूटेन हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन पेंटेन, कि जो ब्यूटेन होता है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पेंटेन। फिर इसका रीज़न क्या दिया है कि सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो देखो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको क्या दिया है भई? करेक्ट दी है। तो देखो जब हम ये हाइड्रोकार्बन में फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं हाइड्रोकार्बन की, तो वहाँ पर ये एक पॉइंट होता है ऑल्ट्रेशन इफ़ेक्ट। ऑल्ट्रेशन इफ़ेक्ट से हम क्या देखते हैं? मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं। और ये ऑल्ट्रेशन इफ़ेक्ट क्या होता है कि जो भी इवन नंबर वाले कार्बन एटम्स रहते हैं या फिर कंपाउंड्स रहते हैं, जो भी इवन नंबर वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑड नंबर। तो अब देखो यहाँ पर क्या है? ये C4, तो C4 वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा। C5 देखो 5 क्या है? ऑड नंबर है, तो इससे क्या आएगा भई? इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। ये सिर्फ़ अब मेल्टिंग पॉइंट के लिए देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के लिए नहीं चेक करते हैं ऑल्ट्रेशन इफ़ेक्ट को, ठीक है? ये सिर्फ़ किसके लिए है? मेल्टिंग पॉइंट के लिए है। और ऐसा क्यों होता है इवन वाले के अंदर? भई मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों आता है? इसका रीज़न क्या है? सिमेट्रिक, यानी कि जितना सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा, उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करना क्या होगा? उतना ही डिफ़िकल्ट होगा, तो यानी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है भई? ज़्यादा आ जाएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट दिया है आपको कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड आर इज़ द, यानी कि रीज़न जो आपको दिया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दी है असर्शन के लिए, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर। नेक्स्ट क्या दिया है देखो, ए इज़ कन्वर्टेड इंटू एसिटिक एसिड, कि ए को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? एसिटिक एसिड में, व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ, ये बी की प्रेजेंस में हमने हीट किया है। बी इज़ अ स्ट्रॉन्ग डैश एजेंट। अब देखो यहाँ पर ए, बी, सी बताना है आपको कि ए, बी, सी क्या है? तो देखो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर देखो आपको ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन सी चूज़ करके देखो कि क्या आएगा। तो देखो एसिड से एसिड तो बनेगा नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा यहाँ पर, और ना ही ये एसीटेट वाला आएगा। अब देखो अल्कोहल बचा है, अल्कोहल की एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर ये क्या करता है? अल्कीन बनाता है। अल्कोहल की जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या करता है? अल्कीन बनाता है। और ये जो H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, क्या होता है भई? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्या होता है भई? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग का क्या मतलब है? जो रिमूव करता है वाटर मॉलिक्यूल को, तो ये तो ऑप्शन आएगा नहीं। फिर कौन-सा ऑप्शन बच गया भई? देखो यहाँ पर सिर्फ़ ऑप्शन नंबर 3 ही सूटेबल राइट आंसर बचा है कि इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल देखो क्या बनेगा? CH3CH2OH। ये OH क्या है? अल्कोहल है, इथाइल का मतलब 2 कार्बन। इसकी रिएक्शन आपने की किसके साथ भई? यहाँ पर किसके साथ कर रहे हो? पोटेशियम परमैंगनेट के साथ कर रहे हो। तो पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? KMnO4, इसके साथ जब आप इसको हीट करोगे तो यहाँ पर ये क्या प्रोडक्ट बना लेता है भई? CH3COH। ये क्या बन गया? यहाँ पर एसिड बन गया। इसे हम इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं क्योंकि 2 कार्बन है, 1 2, और साथ में इसे क्या बोल सकते हैं? एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भई? ऑप्शन नंबर 3। देखो ये सारी प्रॉपर्टीज़ ना कल वाली, इनमें से बहुत ये वाली रिएक्शन भी हमने ना कल वाले एनवीएस का जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें किया था ये सॉल्व क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन भी देखो इजीली हो जाएगा अगर आपने लास्ट वीडियोस को देखा है, वीडियोस को देखते हो आप, तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो क्या है क्वेश्चन, इथीन इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग इथेनॉल,
कि इथेनॉल को हीट करते हैं। इथेनॉल क्या होता है देखो CH3 CH2OH, इसको हीट कर रहे हो किसकी प्रेज़ेंस में? कंसंट्रेटेड एसिड की प्रेज़ेंस में। कौन-सा एसिड है? H2SO4। तो यहाँ पर क्या होता है भई? डिहाइड्रेशन होता है या फिर हम बोल सकते हैं बीटा एलिमिनेशन होता है। ये अल्फ़ा पोज़ीशन है, ये बीटा है। यहाँ से क्या जाता है? OH जाता है और यहाँ से क्या होता है? एक हाइड्रोजन जाता है। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ये क्या करता है भई? CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या बना लेता है? अल्कीन बना लेता है, ईथीन बन जाती है। और यहाँ पर ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है, किसकी तरह एक्ट कर रहा है? डिहाइड्रेटिंग की तरह। डिहाइड्रेटिंग क्यों? क्योंकि इसने क्या किया है भई? रिमूवल किया है वाटर मॉलिक्यूल को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भई? ऑप्शन नंबर 3 डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये थे सारे क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किए केवीएस टीजीटी साइंस के जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम था उसके। अभी आधे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। अभी अप्रॉक्सिमेटली 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।